ठीक है, चैप्टर हेरिडिटी। तो हेरिडिटी किससे डील करता है? हेरिडिटी डील्स विद इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, वो सब्जेक्ट बायोलॉजी का जो कि इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब हिंदी में क्या होता है? विरासत, है ना। विरासत क्या है कि हमारे पास जो अपने पेरेंट्स से मिलने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फीचर्स हैं, उन सब की विरासत कैसी है, तो उनकी इनहेरिटेंस कैसी है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दी सब्जेक्ट कॉल्ड हेरिडिटी। तो इट सब्जेक्ट दैट डील्स विद, अच्छा ना, heredity refers to inheritance of characters. Heredity refers to inheritance of characters. अगर inheritance of characters को रेफर करता है, और जो ब्रांच है जो इसको स्टडी करती है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच दैट डील्स विद इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के साथ जो ब्रांच डील करती है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ठीक है, तो ये दो शब्दों का मतलब समझ आया? दो नहीं, तीन शब्द, एक हेरिडिटी, एक इनहेरिटेंस और एक जेनेटिक्स। ठीक है, अब इसी के साथ एक और टर्म आ जाती है हमारी। नेक्स्ट टर्म इज कॉल्ड वेरिएशन। व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन होता है कि कितना दो ऑफस्प्रिंग्स, दो इंडिविजुअल्स हैं, वो कितना डिफर करते हैं। चाहे वो सेम पेरेंट्स से आए हो, फिर भी दो बच्चों की शक्ल सेम नहीं होती, है ना। चाहे वो सेम मदर फादर से आए हो, तो उनकी हमेशा जो अपीयरेंस है वो अलग होती है। दो बच्चों की भी अलग होती है और अपने पेरेंट्स से भी अलग होते हैं। दे आर नॉट क्लोन्स। क्लोन्स एक टर्म होता है जो कि कहता है जेनेटिकली और फिजिकली, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। दो अगर बिल्कुल हूबहू ऑर्गेनिज्म सामने आए तो यू विल से दे आर क्लोन्स। पर हमें पता है जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्लोन्स यूजुअली नहीं होते, सारे आपस में थोड़ा सा डिफर करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। तो वेरिएशन इज द डिग्री टू विच an individual differs, an offspring लिखना, an offspring differs from each other and from their parents. पेरेंट्स से और आपस में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिफर करते हैं। इसको हम बोलते हैं वेरिएशन। ये वाली बात समझ में आई? वेरिएशन क्या है? तो दो इंडिविजुअल्स कभी भी सेम, बिल्कुल सेम नहीं हो सकते, है ना। तो अगर हम हेरिडिटी जेनेटिक वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशंस आते क्यों हैं उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक टर्म है, चलो ठीक है, पहले उसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि वेरिएशन आती कहाँ से है और क्यों आती है। तो सबसे पहले एक चीज ये समझो कि हमें पता है सब चीजें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, और सेल के अंदर वी नो द कंट्रोल सेंटर विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द होम ऑफ आवर जेनेटिक मटेरियल नोन एज डीएनए। डीएनए ऑल्सो कंटेन्स, हमने पता था, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कौन से मॉलिक्यूल के पास होती है? डीएनए के पास। ठीक है, तो ये जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इसके पास होती है, ये इंफॉर्मेशन को वो पास ऑन करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये पेरेंट का सेल है, दिस इज पेरेंट सेल। पेरेंट सेल से नए दो डॉटर सेल्स बने, तो ये दोनों के पास जो डीएनए जाएगा वो थोड़ा बहुत कॉपी होगा, या 99% कॉपी होगा इनफैक्ट पेरेंट की। ठीक है, और जो 1% डिफरेंस आएगा वो 1% उनको अलग बनाएगा, वेरिएशन लाएगा, क्योंकि आईज तुम्हारे पेरेंट्स के पास भी थी, तुम्हारे पास भी है, हेयर, हाइट, ऐसी कई फैक्टर्स जो होने ही हैं वो सारे तो पेरेंट्स से डॉटर सेल्स में बराबर जाएंगे, सेम जाएंगे, बट कुछ जगहों पर चेंजेस आ जाएंगे। तो पेरेंट्स से डॉटर सेल्स में आते वक्त ये डीएनए जो है ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को लेके जाता है, ये सारी इंफॉर्मेशन को लेके जाता है। जो विरासत है, जो इनहेरिटेंस है, वो कौन लेके जाता है बायोलॉजी में? वो डीएनए लेके जाता है। क्लियर ये पॉइंट? डीएनए की फुल फॉर्म हमने पढ़ी होगी, दैट इज कॉल्ड
डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये वन ऑफ द टू न्यूक्लिक एसिड है फाउंड इन द लिविंग सिस्टम। वन ऑफ द टू क्यों बोला? एक और इसका भाई है, वो कौन है? आरएनए। डीएनए एंड आरएनए बोथ आर न्यूक्लिक एसिड्स। तो दो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए और आरएनए। ये वाली बात समझ में आई, लिख लिया। तो अब अगर हम इसके आगे देखें तो डीएनए और आरएनए में तुम सब सिर्फ समझने पे ध्यान दो, लिखना बाद में, ठीक है? मैं वीडियो भेजूंगा, उससे लिख लेना। आज बस तुम्हें चैप्टर कंप्लीट करना है समझते हुए, ठीक है? मैं फिर भेजूंगा तो वीडियो देखकर उसके नोट्स बना लेना, अभी समझो, क्योंकि मैं स्पीड अप बढ़ाऊंगा थोड़ी अपनी, ठीक है? तो जो हमारे डीएनए है, डीएनए एक कॉपिंग मैकेनिज्म है। डीएनए अपने आप को कॉपी कर लेता है, डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट कर लेता है, डीएनए अपनी कॉपी बना लेता है। तो डीएनए कॉपिंग और डुप्लीकेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन। डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस जस्ट बिफोर सेल इज अबाउट टू डिवाइड। तो हम ये कहना चाह रहे हैं सेल डिवाइड होने से जस्ट पहले डीएनए की डुप्लीकेशन, डीएनए की कॉपिंग होनी चाहिए। दिस फिनोमेना इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन ये क्यों जरूरी है समझो। डीएनए रेप्लिकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो पेरेंट सेल है, इसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो ही किसके पास जानी चाहिए? ऑफस्प्रिंग्स के पास, ठीक है? तो ये हमारे प्रोजेनी के पास जानी चाहिए, ये हमारी प्रोजेनी के पास जानी चाहिए। तो डीएनए के पास एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें वो अपने ही डीएनए को डबल कर लेता है। क्या कर लेता है? डबल करके, सो दैट ये दोनों के पास चला जाए, दोनों की दोनों डॉटर सेल्स के पास ये सेम डीएनए चला जाए। एक ही डीएनए अपने आप कॉपी बना लेता है और ये दोनों के न्यूक्लियस में जाके सेटल हो जाता है। तो इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है? डीएनए रेप्लिकेशन इसलिए जरूरी है बिकॉज इंफॉर्मेशन मस्ट बी पास्ड ऑन। कैसे जाएगी? एक सेल से दूसरे में इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी? जब डीएनए अपनी कॉपी बना लेगा। इट्स लाइक जैसे कि एक बच्चा प्रैक्टिकल फाइल पूरी करता है, वो खुद करता है, ठीक है? पर बाकी सारे बच्चे उससे व्हाट्सएप पे मंगवा के उसकी डीएनए कॉपिंग की तरह रेप्लिकेट कर लेते हैं कॉपी। तो इंफॉर्मेशन पास ऑन तो हो रही है, तो उसी तरीके से यही इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है इसके ही डॉटर सेल्स के पास बाय द मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। पर ये डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बनाता। जैसे फॉर एग्जांपल जो बच्चे ने पहली बार लिखा हो उसका कॉपी बिल्कुल अच्छी होती है, कोई गलतियां नहीं होती। फिर एक बच्चा एक गलती ऐड करता है तो दूसरा बच्चा उसके ऊपर एक और गलती ऐड करता है, फिर तीसरा एक और ऐड करता है, फिर जो पांचवा बच्चा होगा वो सबकी गलतियां ऐड कर रहा है, तो उसकी फाइल कुछ और ही बन जाती है। उसमें इतने कट हो जाते हैं क्योंकि वो एक शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द मिलकर गलतियां बढ़ती जाती हैं, राइट? तो इसी तरीके से पॉइंट बीइंग दिस कि डीएनए जो चला था और जो डीएनए आया है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो ही जाते हैं, और ये जो चेंजेस हो जाते हैं इसकी वजह से वेरिएशन आता है। इसकी वजह से क्या आता है? वेरिएशन। तो व्हाई वेरिएशन अराइज मानवी? ड्यू टू इनएक्यूरेसीज इन दी डीएनए कॉपिंग। तो हम ये वाली पॉइंट के ऊपर अगर हमसे पूछा जाए व्हाट आर द रीजन फॉर वेरिएशन, तो वेरिएशन अकर्स ड्यू टू इनएक्यूरेसी। लिखना नहीं, समझते जाना है और याद करते जाना है। मैं फिर सुनूंगा, एंड में लिख लेना जब मैं वीडियो भेजूंगा तब, ठीक है? ड्यू टू इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म। डीएनए कॉपिंग के मैकेनिज्म के वक्त जो इनएक्यूरेसी आ जाती है, क्योंकि हर एक नो बायोकेमिकल रिएक्शन, एक और शब्द जो बुक एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दैट नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज, हाँ बिल्कुल एनसीईआरटी की लैंग्वेज में चाहिए सब चीजें। तो नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल। तो मतलब कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं है बायोकेमिकल रिएक्शन पूरी की पूरी एग्जैक्ट सेम होती है, कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ गलतियां कोई ना कोई स्टेप पे हो ही जाती है, और उन गलतियों की वजह से वेरिएशंस अराइज करती है, ठीक है? क्लियर है ये पॉइंट? तो व्हाट इज वेरिएशन? द डिग्री टू विच एन ऑफस्प्रिंग डिफर्स फ्रॉम इट्स इंडिविजुअल। व्हाट इज द रीजन फॉर वेरिएशन? वेरिएशन occurs due to inaccuracy in the DNA copying mechanism. No biochemical reaction is absolutely reliable. तो ऐसा लग रहा है ये तो गलतियां हैं, ये वेरिएशंस तो गलतियां हैं, तो ये हार्मफुल होंगी, हाँ या ना? ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि वेरिएशंस आर हार्मफुल, बट वेरिएशंस कैन आल्सो बी
यूजफुल। ये चैप्टर दोनों चैप्टर में डिवाइडेड है, ये वाला टॉपिक। रिप्रोडक्शन में भी मिलेगा, रिप्रोडक्शन में भी ये वेरिएशन के बारे में मिलेगा, और हेरिडिटी में भी मिलेगा, और कुछ आंसर वहाँ है, कुछ आंसर यहाँ है। तो अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि वेरिएशंस, हाउ आर वेरिएशंस यूजफुल? वेरिएशन आर यूजफुल फॉर, हाँ, यूजफुल फॉर स्पीशी। स्पीशी के लिए एज अ कम्युनिटी वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब पॉइंट इज दिस कि ये पूरी स्पीशी के लिए यूजफुल होती है। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि वेरिएशंस हेल्प्स इन, वेरिएशन हेल्प्स इन कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। वेरिएशंस हेल्प इन कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशी। तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशी कैसे, क्यों? इसका एग्जाम्पल तो कोई, अगर हमने इसके अंदर एक पॉइंट पढ़ा है वो है इफ नीश वर टू बी, हाँ, नीश क्या होता है? कोई हैबिटेट। आई थिंक ये उसमें है, रिप्रोडक्शन में। इफ नीश वर टू बी ड्रास्टिकली ऑल्टर, मतलब अभी इस समय कोई एस्टेरॉइड गिर जाए, ठीक है, और पूरी धरती खत्म होने के वर्ज पे आ जाए, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कम ऑक्सीजन वाले एटमॉस्फेयर में, क्योंकि सारे ऑक्सीजन डिसरप्ट हो गई, ह्यूमंस चले गए मान लो, कुछ ऐसे कॉकरोचेस बच जाएंगे, कुछ ऐसे अर्थवॉर्म बच जाएंगे, कुछ तो बच जाएगा जो शायद इस एनवायरनमेंट में भी जिंदा रह पाएगा, उस एनवायरनमेंट में। जैसे पहले भी एक बार डायनासोर्स थे, तो एस्टेरॉइड टकराया था, तो बहुत सारे डायनासोर्स चले गए थे, ठीक है, पर उसके अलावा कुछ मैमल्स तो रह ही गए, रैट्स जैसे छोटे छोटे मैमल्स जिनसे अब हम आए, रैट्स, श्रूज, ऐसे एनिमल्स रह गए जो बाद में इवॉल्व होकर लार्जर मैमल्स बन गए। आओ, ठीक है। तो इस केस में, ठीक है, इस केस में हम बोल रहे हैं कि वेरिएशंस होना जरूरी है। वेरिएशंस होना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर कभी कोई भी हैबिटेट ड्रास्टिकली ऑल्टर हो जाता है, तो उस केस में some individuals with advantageous variations would still survive. Some individuals with advantageous variations will still survive. It's like this कि हो सकता है उस समय पे भी डायनासोर्स की भी ट्यूशन क्लासेस चलती होंगी, छिपकलियाँ आती होंगी ट्यूशन सेंटर में, और एक दिन अचानक से वो एस्टेरॉइड गिर गया और वो सारी छिपकलियाँ गई, ठीक है। तो इस तरीके से वो एज ऑफ रेप्टाइल्स थी, ठीक है, वो अब एज ऑफ मैमल्स चल रही है, ठीक है। तो वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर अ स्पीशी बिकॉज वेरिएशंस हेल्प इन कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशी, ठीक है। इफ नीश वर टू बी ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड, सम इंडिविजुअल विद एडवांटेजियस वेरिएशन वुड स्टिल सर्वाइव। इसका एग्जाम्पल हेरिडिटी में ही है। वो क्या एग्जाम्पल है? अगर ग्लोबल वार्मिंग चलती रही, ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग चलते हुए एक समय आएगा जब टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाएगा और उस समय पर आइस कैप्स मेल्ट हो जाएंगी और सारा पानी वानी हो जाएगा हर जगह। तो इस समय पे इस एनवायरनमेंट में क्या कुछ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएंगे? शायद, और कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव कर लेंगे। तो इफ इसका एग्जाम्पल गिवन है, इफ अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया इज प्रेजेंट, इफ इन, इसको बुक की लैंग्वेज में लिखवा देखते हैं। वो बैक्टीरिया यूजुअली बहुत ही रेजिस्टेंट रहते हैं, है ना। तो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे इफ द टेम्परेचर वर टू इंक्रीज, ठीक है, इफ टेम्परेचर वर टू इंक्रीज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर हमारी अर्थ पे टेम्परेचर बढ़ता गया, some species of bacteria having variations could still survive in the warmer temperatures, ठीक है। बैक्टीरिया विद एडवांटेजियस वेरिएशन, जो उस समय पे एडवांटेजियस वेरिएशन रहेंगे, तो would still survive in warmer
टेम्परेचर्स। तो ज़्यादातर बैक्टीरिया हो सकता है मर जाएं क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे वो नहीं सर्वाइव कर पाए, पर कुछ ऐसे होंगे जो सर्वाइव कर जाएंगे अगर ग्लोबल वार्मिंग भी एनवायरनमेंट को हमारे चेंज कर देता है। ये वाली बात समझ में आई? तो वेरिएशंस यूजफुल तो है, बट अगेन वेरिएशंस कैन बी हार्मफुल। ये भी मेरे ख्याल से रिप्रोडक्शन में ही आता है। वेरिएशंस आर कैन बी हार्मफुल फॉर एन इंडिविजुअल। वेरिएशंस क्या हो सकते हैं? हार्मफुल फॉर इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स के लिए ये हार्मफुल कैसे हो सकते हैं? किसी को रीजन पता है? लिखना नहीं है, अभी समझना है बस, शगुन बाद में लिखना। तो हाँ बोलो, क्या डिसेबिलिटी ला सकते हैं। और बुक ने क्या लिखा है इस तरीके से? बुक ने क्या लिखा है कि वेरिएशंस जब आते हैं, जब वेरिएशंस आते हैं तो कभी कभी वेरिएशंस कुड बी सो ड्रास्टिक, वेरिएशंस कुड बी सो ड्रास्टिक दैट, हाँ, could be drastic, so drastic that so that it would not work with the cellular apparatus of the cell, and such newborn cells may simply die. तो would not work with cellular apparatus, यानी कि वो हो सकता है कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के साथ प्रॉब्लम हो रही हो सकता है कुछ राइबोसोम के साथ प्रॉब्लम हो रही हो, गोल्जी बॉडी के साथ, या कोई सेल की जब डीएनए चेंज हो गया तो बाकी सबके साथ वो कंपैटिबल भी है या नहीं, कुछ इतना चेंज हो गया कि वो अब प्रोटीन ही नहीं बना पा रहा, वो कोई एंजाइम ही नहीं बना पा रहा, तो ऐसे सेल क्या सर्वाइव कर पाएगा? नहीं। तो ऐसे वेरिएशंस गुड नहीं होंगे, ऐसे वेरिएशंस विल बी बैड। समझ में आई ये वाली बात? and such newborn cells would simply die. तो ऐसे ही इंडिविजुअल्स जो ऐसे वेरिएशन या म्यूटेशन लेके पैदा होंगे वो इंडिविजुअल्स भी सर्वाइव नहीं करेंगे अगर वो वेरिएशन कैसा हो, ड्रास्टिक। सिंपली डाई। तो ये वाली बात समझ में आई, हाँ या ना? तो ये बुक की लैंग्वेज में ही गिवन है, ऐसा ही गिवन है, वेरिएशंस आर हार्मफुल। ऑलराइट, सो इसी के साथ हमारा टॉपिक आता है, वापस से आते हैं हम हेरिडिटी पे। वेरिएशंस तो हमने देख लिया क्या होते हैं और वेरिएशंस क्यों आते हैं। एक चीज याद रखना, एक्यूमुलेटिंग वेरिएशंस ओवर जनरेशन कॉजेस डैश एवोल्यूशन। किसने बोला? हाँ, एक्यूमुलेटिंग वेरिएशन कॉजेस जनरेशंस अगर हमारी बढ़ती जाए तो जनरेशंस के साथ साथ कुछ ऐसे वेरिएशंस होते हैं जो बढ़ते जाते हैं, ऐड होते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कोई एक रिश्तेदार होगा जो बंदरों में था, ठीक है, हमारा एंसेस्टर, उस एंसेस्टर की क्या थी? पूंछ थी, ठीक है। पर जब उन समय पर सारे ही जो ह्यूमन की रिलेटेड स्पीशी थी उसकी पूंछ थी, तो एक ऐसा पैदा हुआ होगा जो जिसकी पूंछ नहीं थी, उसके अंदर कुछ वेरिएशन हुआ, उसके डीएनए में कुछ चेंज हुआ और उसके अंदर से पूंछ चली गई, उसको एडवांटेज मिला किसी तरीके से और वो सेलेक्ट हो गया नेचर में। तो हम उसके क्लोजेस्ट रिश्तेदार हैं क्योंकि हम सबकी पूंछ नहीं है। तो वो बंदर जो पहला बंदर होगा जिसकी पूंछ नहीं थी, उन सब बंदरों में से हम सारे उसके सक्सेसर्स हैं। हाँ, वो एक में थी, कह रहे हैं कि एक इंडिविजुअल में थी, दो में नहीं थी, मदर फादर, ऐसे वाली बात नहीं। आपने कहा सिर्फ इंडिविजुअल में वो हाँ सही रहता है वेरिएशंस, तो हाँ। अब अगर वो एक इंडिविजुअल की ऐसे हुआ है तो फिर पूरे स्पीशीज को क्यों वो फायदा दे रहा है? दे रहा है क्योंकि वो देखो, ये जिराफ है, जिराफ की गर्दन ना के बराबर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जिराफ थे, है ना। तो ये जिराफ बहुत सारे थे, ठीक है। अब इनमें से कोई एक जिराफ ऐसा पैदा हुआ, जिराफ टूट गया। अरे कोई एक ऐसा जिराफ पैदा हुआ जिसकी गर्दन क्या थी? लंबी थी, कुछ ज्यादा ही लंबी हुई, ठीक है। तो इस केस में इस जिराफ को क्या फायदा हुआ? नीचे जो था खाना सारे खाते थे, नीचे एक बार कोई ऐसा हुआ, नीच ऑल्टर हुआ कि नीचे का खाना क्या हो गया? खत्म। पहले वो डियर वगैरह के साथ compete करता था,
जो बड़ी गर्दन वाला जिराफ था उसके, वो वैसे तो अलग था, वो वैसे तो उसके लिए तो हार्मफुल था बड़ी गर्दन होना, कहाँ सोता हुआ ऐसे पेड़ के नीचे जाकर गर्दन भी नहीं आती होगी, उसके लिए तो वो हार्मफुल हो सकती है। पर अब हुआ क्या, ये सारे मारे गए। क्यों? नीचे खाना क्या हो गया, खत्म। ठीक है, वही बचा जिसकी गर्दन क्या थी, लंबी। इंडिविजुअल नहीं रहा ना, इसका जो मेटिंग हुई तो इसके पास जीन्स तो है ना, वो वाला लंबी गर्दन वाला, तो चाहे दूसरा जिराफ छोटी गर्दन का ही हो, मदर फादर दो, पर इसके जीन्स तो आगे जा सकते हैं, इसका फैक्टर तो आगे जा सकता है, तो इसके बच्चों की भी गर्दन लंबी होने लगी और वही सिलेक्ट होने लगे ओवर द टाइम जिनकी गर्दन लंबी ही थी, क्योंकि खाना नीचे था ही नहीं, छोटी गर्दन वाले मर जाते थे, लंबी गर्दन वाले जिंदा रहते थे। जितनी लंबी होती थी और फायदा होता था, जितनी लंबी होती थी और फायदा होता था, धीरे धीरे ओवर टाइम ये गर्दन बहुत ही लंबी हो गई। क्लियर है ये फाइन? तो इस तरीके से वेरिएशंस जब बढ़ते जाते हैं तो वो एक नई स्पीशी बना देते हैं। तो हमारे इंसेस्टर एक वो था जिसकी पूंछ नहीं थी, बाकी सबकी थी, तो हम उसी से आए हैं। क्लियर है ये पॉइंट? तो अब इस पूरे रीजन को हम बोलते हैं एवोल्यूशन। अब ये एवोल्यूशन तो पूरा काट दिया गया है क्योंकि उन्हें लगा कि ये जरूरी नहीं है। एनीवेज, तो अब हम 12th में पढ़ते हैं एवोल्यूशन। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज accumulating variations over generation causes evolution। पर ये पॉइंट गिवन है और ये पॉइंट एक उसमें भी है, अगर तुम डायग्राम देखोगे एनसीईआरटी में तो एक डायग्राम ऐसे अजीब सा डायग्राम है जिसके हाथ पैर लाल ग्रीन ब्लू हो जाते हैं, फिर आगे जाता है तो उसके और ऑफ स्प्रिंग्स के चेंज हो जाते हैं, तो वो भी यही बताना चाह रहे हैं कि वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते हैं। चलो अब हम आते हैं आगे और अब हम समझते हैं कि जो फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन? ग्रेगर मेंडल, है ना। तो ग्रेगर मेंडल जो था उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे अपने बगीचे में, ठीक है, और उसके एक्सपेरिमेंट्स को लोगों ने नहीं माना, ठीक है। और क्यों? क्योंकि वो बस अपने घर पे पौधे तो उगा रहा है ना, और उस पर मैथ्स लगा रहा है। मैथ्स और बायो का क्या रिलेशन? तो ऐसा उस समय के साइंटिस्ट ने माना और फिर उसके काम को नज़रअंदाज कर दिया। बाद में 3-4 और साइंटिस्ट ने वही काम को रीडिस्कवर किया कि वो जो मेंडल बोल रहा था वो सही बोल रहा था, पर अब तो वो मर चुका था। उसके बाद उसको बहुत रिकॉग्निशन दिया गया और उसे बोला गया कि वो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, पर अफसोस वो यहाँ नहीं रहा है वो देखने के लिए। एनीवेज, तो मेंडल की ये दुख भरी कहानी में कुछ अच्छी बातें जो हम आगे लेके जाएं वो है, पहली बात, मेंडल ने कुछ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बनाए थे। क्या बनाए थे? लॉज ऑफ। और ये लॉज ऑफ इनहेरिटेंस उसने तब बनाए थे जब उसने एक पी प्लांट पे काम किया था, और वो पी प्लांट का साइंटिफिक नेम तो आई थिंक नहीं गिवन, बट वो एलाइवम सैटाइवम ऐसे है ना। पी प्लांट है, गार्डन पी प्लांट, नॉट एनी, गार्डन पी प्लांट। और ये गार्डन पी प्लांट के ऊपर हमने कुछ करे एक्सपेरिमेंट्स। तो उसने गार्डन पी प्लांट को क्यों चूज किया, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट इसकी फर्स्ट शॉर्ट लाइफ स्पैन है। इसका क्या फायदा? अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन छोटी हो तो क्या फायदा? हम उसकी जनरेशन्स को जल्दी ऑब्जर्व कर पाएंगे, राइट, ठीक है। अगर वो हाथी चुन लेता तो हाथी रिप्रोड्यूस कर, हाँ, हाथी की मंडल उससे भी पहले मर जाता है, अपने लॉज बनाने से भी पहले, तो वो तो बुरा हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो शॉर्टर लाइफ स्पैन एक अच्छी बात क्यों है? क्योंकि वो बार बार नई जनरेशन्स को देख पाएगा, ठीक है। 1 साल में 2 बार इसकी रिप्रोड्यूस हो जाएंगे तो 2 बार वो ऑब्जर्वेशन ले पाएगा 1 साल में। कोई ऐसा हो जो 50 साल में बैम्बू प्लांट यूज करता तो 50 साल में ब्रीड करता, तो वो शायद अपनी जिंदगी में एक ही बार उसकी जनरेशन देख पाता। तो शॉर्टर लाइफ स्पैन हेल्प्स। अच्छा, इसके अंदर हाँ, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोडक्शन होती है, तो लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आएंगे इन ईच जनरेशन। हर एक जनरेशन में बहुत सारे सीड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो मैंगो यूज करता तो एक ही सीड मिलता, अब एक पे क्या रेशो बनाएगा, ठीक है। पर मटर चूज किया तो मटर की सीड ज्यादा है, तो मटर की सीड ज्यादा है तो ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व कर पाएगा उस पर, यस और नो, ठीक है। थर्ड, कैन बी ग्रोन इजीली, ये सब फालतू के पॉइंट्स, कैन बी ग्रोन इजीली। और एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी
कैन बी सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड। सेल्फ एंड क्रॉस दोनों पॉलिनेट हो सकते हैं, ठीक है। तो नहीं, सारे नहीं हो सकते, मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सिर्फ क्रॉस पॉलिनेट हो सकते हैं, जैसे पपाया। पपाया का मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, तो तुम कैसे पॉलिनेट करोगे, ठीक है। तो उसका मेल, एक मेल पपाया है या फीमेल पपाया है, दो प्लांट्स हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर ये पॉइंट। तो सेल्फ पॉलिनेट, क्रॉस पॉलिनेट हो सकते हैं, दोनों अच्छी बात है, क्योंकि हम कभी कभी सेल्फ करना चाहेंगे, कभी कभी क्रॉस करना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट शोज 7 पेयर ऑफ, हाँ 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ये 7 ऐसे कैरेक्टर्स दिखाता है जो कि हमें हेल्प करेंगे टू आइडेंटिफाई कि ये कौन से फैक्टर्स कहाँ पे जा रहे हैं, मतलब कौन सा कैरेक्टर किस से आया, कौन से पेरेंट से आया, ग्रैंड पेरेंट से आया, कहाँ से आया, ठीक है। क्लियर ये वाली बात। तो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ये 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को जरा हम देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट पेयर, जो 7 पेयर्स हैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट पेयर्स हैं तुम्हारे को वही बता देता हूँ, सारे तुम्हें गिवन ही नहीं है। 7 पेयर में से फर्स्ट है हाइट का, ठीक है, HE। हाइट में 2 जीन है, एक कुछ पी प्लांट टॉल होते हैं, कुछ ड्वार्फ होते हैं जिनको हमें शॉर्ट बोला गया है। टॉल एंड शॉर्ट 2 कैरेक्टर हुए, कॉन्ट्रास्टिंग माने एक बड़ा और एक छोटा, कॉन्ट्रास्टिंग है, ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे वाला, ठीक है। सेकेंड इज सीड कलर। सीड कलर इज येलो और ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट इज सीड शेप, रिंकल्ड एंड राउंड। रिंकल हो सकती है और राउंड हो सकती है। मटर का दाना, या तो कुछ मटर के दाने येलो थे, कुछ मटर के दाने पीले, कुछ ऐसे थे, तुमने देखा होगा अगर मटर छीले कभी घर पे काम किया है तो कुछ मटर ऐसा आता है, कुछ मटर ऐसा भी आता है रिंकल्ड, ठीक है। तो रिंकल्ड एंड राउंड, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ऐसे और भी थे, पॉड शेप। पॉड माने पॉड कलर, पॉड कलर माने जो वो पॉड होता है जिसमें वो मटर के दाने आते हैं, ठीक है। तो वो भी हो सकता है येलो और ग्रीन। पॉड की शेप भी हो सकती है कंस्ट्रिक्टेड और फुल और कंस्ट्रिक्टेड। ये सब चीज़ें अभी तो नहीं पूछा कोई, तो अपना वहीं पे रखो नॉलेज जो हमारा एनसीईआरटी लेवल पे है, यही दे रखे हैं। और एक और दे रखा है शायद, फ्लावर कलर वाइट एंड वॉयलेट। तो फ्लावर कलर भी हमें दे रखा है, तो वो भी याद रखेंगे, फ्लावर कलर वाइट एंड वॉयलेट, ठीक है, याद रखेंगे ये पॉइंट। इन सब के लिए उसने एक ऐसी चीज बताई जो इन सब के कैरेक्टर्स को लेके आता है। ये 2 कैरेक्टर्स हैं, तो उसने कुछ फैक्टर्स की बात करी। किसकी बात करी? फैक्टर्स आर दे आर एक्चुअली यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिटेंस की यूनिट है। यूनिट माने इनहेरिटेंस किन्हीं चीजों से तो होती होगी, डीएनए के अंदर कोई तो चीज है जो डीएनए जिस चीजों से बना है वही चीज पास ऑन हो रही है आगे। तो डीएनए का वो पीस को, उस पार्ट को, उसकी सबसे छोटी यूनिट को फैक्टर या जीन बोला गया। क्या बोला गया? फैक्टर या जीन। तो दे आर यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड दे आर स्टेबली पास डाउन फ्रॉम जनरेशन, मतलब एक जनरेशन से, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास ऑन करे जाते हैं। इनको बोलते हैं फैक्टर्स और जीन्स, ठीक है। तो टॉल का भी एक फैक्टर होगा, जीन होगा, एक यूनिट होगा, और शॉर्ट का भी होगा, ठीक है। डॉर्फ का, राउंड का, ग्रीन का, सबका एक फैक्टर होगा, सबका एक जीन होगा, तभी तो ये सब आ रहे हैं। तो इनके जीन को हम कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके जीन को हम कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर। अच्छा, व्हाइट और वॉयलेट में से
W वॉयलेट इज हमारा डोमिनेंट होता है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल में उल्टा है, इसको W बोला गया था, इसको स्मॉल w बोला, उल्टा है। वॉयलेट नहीं लिए, वॉयलेट का V नहीं लिया है, वॉयलेट डोमिनेंट था इसलिए तो कैपिटल है। तो एक जो कैपिटल है वो सारे ज्यादा पावरफुल है, डोमिनेंट है, उसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ। और जो स्मॉल वाले हैं वो कम पावरफुल है। अब उनमें से एक ही डोमिनेट कर सकता है, जो पावरफुल वाला है वो डोमिनेंट, और जो लेस पावरफुल वाला है वो नॉन डोमिनेंट, रिसेसिव। तो फैक्टर्स दो तरह के होते हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, ठीक है। क्लियर ये पॉइंट। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू, वो हमें फर्स्ट लॉ से पता चलेगा जो मेंडल ने देखा था, और दैट इज कॉल्ड मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये मिटा दिया जाए, हाँ अभी तो तुम लिख ही नहीं थे। हाँ तो अब जरा हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसे पता चला उसे? उसने क्या किया, उसने एक टॉल प्लांट लिया, ठीक है, और एक शॉर्ट प्लांट लिया। जो भी मैं बना रहा हूं वो सब घर पे जाके नोट्स बनाए जाएंगे पूरे, ठीक है। टॉल प्लांट लिया और एक शॉर्ट प्लांट लिया, ठीक है। और उसने देखा इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया। कैसे क्रॉस कराते हैं भाई? एक टॉल प्लांट देता हूँ, एक शॉर्ट प्लांट, क्रॉस कराओ, कैसे कराओगे? हाँ हाँ बोलो बोलो, कोई और बता। संदीप बोलना चाह रहा था, नव्या ने से बोला, क्या बोलना चाह रहा था? मीटिंग करा देंगे। मीटिंग कैसे कराएंगे? नकुल तू क्या बता रहा था? हाँ कैसे? नव्या के अलावा और कोई बताओ। फर्टिलाइजेशन से। कैसे? क्रॉस पॉलिनेशन से। मतलब एक का मक्खी का काम करना है तुम्हें, है ना? तो तुम्हें क्या करना है, तुम मक्खी बन के आना है, एक प्लांट के ऊपर से पॉलन ग्रेन उठाना है, ठीक है, और फिर उस पॉलन ग्रेन को दूसरे के स्टिग्मा पे लाइन करा देना है। तो तुम मक्खी का काम करोगे तो तुमने कर ली क्रॉसिंग, ठीक है। क्लियर ये माइंड? तो ये क्रॉस कराने से, पर तुम अपने हिसाब से ऐसे क्रॉस कराओगे कि तुम ध्यान दोगे कि इसी का पॉलन इसके ऊपर आएगा, ठीक है, और किसी का नहीं आ जाए, कोई और मक्खी ना आ जाए। अगर तुम मक्खी हो तो तुम ही काम करोगे। हाँ स्टेमन कैसे ढूंढेंगे? तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाएगा, ऐसा दिखता है बाय लोग, ठीक है, ये एंथर, ये स्टाइल, ठीक है। हाँ अच्छा, इतने ऐसे माइक्रोस्कोपिक नहीं होते, दिख जाते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमने इसको पॉलिनेशन कराया, हमने नहीं, मेंडल ने कराया, ठीक है। देखो उसके पास कितना दिमाग था, और उसने फालतू नहीं है। अच्छा इसके बिना इतनी सारी बीमारियां चली गई आज। तुम आज जब तुम्हें जीन्स के बारे में पता ही ना होता, तुम 10-50 साल पीछे होते तो। अच्छा चलो इधर देखो, तो हाँ नहीं, तुम लोगों को साइंस की कदर ही नहीं है। अच्छा चलो इधर देखो, ये दोनों जब क्रॉस होते हैं तो उसने देखा सिर्फ और सिर्फ लंबे प्लांट्स बन रहे हैं। तो छोटे प्लांट का क्या हुआ? उसका भी तो जीन था, इसका था कैपिटल टी, इसका था स्मॉल टी। उसने देखा सारे के सारे टॉल बन रहे हैं, सारे के सारे जो सीड्स आए, ऐसे नहीं खुद ही बन गए, उसके सीड्स उसने कलेक्ट किए, सीड्स को सो किया, सो करके देखा सारे के सारे जो सीड्स हैं उनसे टॉल प्लांट्स वापस आ गए, है ना। तो ऑल टॉल, दैट मीन्स सारे के सारे टॉल आए, इसका मतलब कि टॉल और शॉर्ट में से एक ही पावरफुल है, वो है टॉल वाला। क्योंकि ये दोनों देखो, अब बात ये समझो, इस पी प्लांट के भी 2 पेरेंट रहे होंगे, इसके भी 2 पेरेंट रहे होंगे। तो उसने सोचा कि ये इसके पास एक नहीं 2 फैक्टर होंगे। 2 फैक्टर क्यों होंगे? 2 फैक्टर क्यों होंगे? क्योंकि एक उसके मदर से आया होगा और एक उसके फादर से, तो उसके पास 2 टी होंगे। और छोटे वाले के भी क्या होंगे? 2 टी होंगे, क्योंकि उसके भी एक मदर से आया होगा, एक फादर से। तो फॉर every character there are 2 factors. For every character there are one comes from the mother and one comes from the। अब इसमें से कौन सा गेमीट बना होगा? पॉलन ग्रेन में कौन सा गया होगा? कैपिटल टी। और इसमें कौन सा गया होगा?
क्योंकि गैमीट्स के पास कम डीएनए होता है एज कंपेयर टू पेरेंट्स। पेरेंट्स के पास ज़्यादा डीएनए होता है और जो गैमीट्स होते हैं उनके अंदर हाफ कंटेंट होता है डीएनए का। क्यों? क्योंकि उन्हें वापस से फ्यूज होना है। अगर स्पर्म और एग में उतने ही क्रोमोसोम हो जितने तुम्हारे अंदर हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन के पास 46 मिलके 92 हो जाएगा और 92 से नेक्स्ट जनरेशन ज़्यादा होता जाएगा। तो हमेशा गैमीट्स के पास कम हाफ डीएनए जाता है। हाफ डीएनए का मतलब क्या है? हाफ फैक्टर जाएगा। हाफ माने 2 में से 1 जाएगा। तो एक गैमीट के पास 1 जाएगा और दूसरे गैमीट के पास 1। तो एक के पास पॉलन के पास कैपिटल टी गया तो एक के पास स्मॉल टी, और ये दोनों जब फ्यूज करे होंगे तो वापस से क्या जनरेशन बनी होगी? कैपिटल टी। तो दिस इज कॉल्ड F1 जनरेशन। ठीक है, F1 प्रोजेनी फिलियल जनरेशन बोलते हैं। इसके अंदर फर्स्ट वाली जनरेशन को F1 की तरह रिप्रेजेंबल किया जाता है। तो ये F1 प्रोजेनी है, यानी कि ये सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर मेंडल ने देखा, एक तो ऐसा नहीं हुआ कि टॉल एक शॉर्ट मिला तो ज्यादातर हम सोचते हैं मीडियम बनना चाहिए था, वो मीडियम बना ही नहीं। देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स की कोई मिक्सिंग नहीं हुई। ठीक है, तो दूसरी बात उसने देखा, जब दो डिसिमिलर फैक्टर्स होंगे तो एक ही डोमिनेट करेगा, एक ही एक्सप्रेस होगा, दूसरा एक्सप्रेस नहीं होगा। तो इसके हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। हाँ, तो इसके अंदर पहला पॉइंट कि फैक्टर्स अकर इन पेयर्स। फैक्टर्स किस में अकर करते हैं? फैक्टर्स अकर इन पेयर। ठीक है, एंड दूसरी बात उसने क्या बोली? इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर, इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर one is expressed and called dominant trait। एक ही एक्सप्रेस होता है और उसको क्या बोलते हैं? डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? रिसेसिव। द अदर वन इज कॉल्ड दी रिसेसिव। तो इस केस में से डोमिनेंट ट्रेट कौन सा हुआ? डोमिनेंट ट्रेट हुआ ट्रॉल, और जो रिसेसिव हुआ वो हुआ शॉर्ट। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये सारे कैपिटल टी स्मॉल टी है, पर इफेक्ट किसका आ रहा है? सिर्फ कैपिटल टी का। तो दो डिसिमिलर है पर उनमें से एक ही इफेक्ट दिखा रहा है। तो जो इफेक्ट दिखा रहा है, जो एक्सप्रेस हो रहा है, दैट इज डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा सृष्टि, दैट इज रिसेसिव। क्लियर ये वाली बात सबको? यस और नो? ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के पॉइंट समझ आए। नेक्स्ट, अच्छा, लॉ ऑफ डोमिनेंस से हमें दो तरह के ट्रेट्स मिले, एक डोमिनेंट ट्रेट और एक रिसेसिव ट्रेट। तो डोमिनेंट ट्रेट की डेफिनेशन में मेंडल लॉ ऑफ वही लिखेंगे, राइट है? इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर वन इज एक्सप्रेस्ड इज नोन एज डोमिनेंट ट्रेट एंड द अदर वन इज कॉल्ड दी। तो इन दोनों की डेफिनेशन में वही स्टेटमेंट आएगी। ठीक है, रिसेसिव ट्रेट, डोमिनेंट फैक्टर, डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन। ये वाली बात समझ में आई? अब मुझे एक बात बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन तुम्हारे लिए। मेंडल ने दो प्लांट उठाए थे, एक टॉल और एक शॉर्ट। ठीक है, तो मेंडल ने दो प्लांट उठाए थे। अगर वो कहता है कि हर एक के अंदर दो फैक्टर्स होते हैं और दो फैक्टर्स होते हैं, तो ये शॉर्ट में ये फैक्टर्स होंगे, और जो टॉल प्लांट होगा उसमें क्या फैक्टर्स होंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी भी तो हो सकता है या नहीं? तो जो उसने प्लांट उठाया था, अगर उसमें कैपिटल टी शॉर्ट स्मॉल टी होता तो हमारी जनरेशन क्या आती? इससे क्या निकलता? गैमीट स्मॉल टी। इससे क्या आता? और इनके अंदर दो आते, इसके अंदर एग आते दो तरह के, दो एक तरह का इसका स्पर्म और इसका पॉलन, और इसके दो तरह के एग्स। तो इनके बीच में जो क्रॉस होगा वो कुछ ऐसा होगा कि एक स्मॉल टी है और एक कैपिटल टी और एक तो इनको ऐसे क्रॉस करा जा सकता है। एक तरीका ये होता है, सिंपल क्रॉसेस ऐसे भी चलते हैं। ये दोनों फ्यूज करेंगे, क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल, और ये दोनों फ्यूज करेंगे, क्या बनेगा? नहीं, ये दोनों तो कर ही नहीं सकते, ये तो एग्स हैं। तो ये और ये फ्यूज कर सकते हैं, क्या बनेगा? स्मॉल टी। तो अगर मेंडल दो प्लांट्स को उठा रहा था, एक शॉर्ट एक टॉल, तो ऐसा भी तो हो सकता था
कि एक शॉर्ट प्लांट बनता और एक टॉल प्लांट बनता, एक शॉर्ट और एक टॉल। फिर मेंडल का लॉ कैसे बन पाता? वो कह पाता कि जो F1 है वो सारे टॉल है तो एक एक्सप्रेस हुआ? नहीं, वो तो बस ये देख रहा था छोटा प्लांट एक बड़ा प्लांट, पर उसके हर सारे एक्सपेरिमेंट में सारे के सारे ऑल टॉल आते थे, ऑल राउंड आते थे, ऑल येलो आते थे, जो भी करेक्टर उठाता था वो ऐसा आता था। तो हाउ डिड मेंडल अवॉइड दिस प्रॉब्लम कि उसने कैपिटल टी ही उठाया, कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं उठाया जब वो पहला एक्सपेरिमेंट शुरुआत कर रहा था। उसने यही लिया था कैपिटल टी ये वाला लिया था, यस और नो, और शॉर्ट में ये लिया था। तो सारे के सारे क्या आए थे? टॉल। पर बाई चांस अगर वो टॉल ऐसा उठा लेता कैपिटल टी स्मॉल टी, तो उसका करेक्ट ऑल टॉल नहीं आता। तो ये कैसे उसको ने इंश्योर किया, ये मैं पूछ रहा हूँ। ये इसका तो मैं पता है क्यों किसी को? डोमिनेंट पता कैसे चलेगा? मैं तो दो पौधे दे रहा हूँ, दोनों की हाइट सेम है, दोनों टॉल है, क्योंकि दोनों में से कोई छोटा तो है नहीं, दोनों टॉल है। तो उसने टॉल वही वाला क्यों चूज किया जिसके दोनों फैक्टर सेम थे? ऐसे वाले को बोलते हैं होमोजाइगस टॉल। क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। ये होता है होमोजाइगस टॉल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दोनों के दोनों गैमीट्स के जीन सेम आए थे, होमोजाइगस टॉल। और इसको मैं बोलता तो इसे बोलते हैं हेट्रोजाइगस टॉल, पर ऐसा मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, तो ये बस तुम्हारी ईज के लिए होना चाहिए था कि होमोजाइगस का मतलब जिसमें दोनों सेम हो, हेट्रोजाइगस जिसमें दोनों डिफरेंट। तो मैं कह रहा हूं मेंडल ने होमोजाइगस टॉल ही क्यों लिया, हेट्रोजाइगस टॉल क्यों नहीं लिया, और कैसे उसने ऐसा दिमाग लगाया, वो चीज पूछ रहा हूं। तो उसने ऐसा प्लांट लिया था जो ट्रू ब्रीडिंग था। उसका मतलब क्या होता है ट्रू ब्रीडिंग का मतलब? हाँ, वेरी गुड। तो ही चोज ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है कि वो उसकी जनरेशंस बहुत टाइम से टॉल थी, उसका कोई भाई बहन, कोई मम्मी पापा, ग्रैंडफादर उस पी प्लांट का शॉर्ट नहीं था। सारे के सारी जनरेशंस उसकी पिछली जनरेशंस टॉल थी। तो इसमें चांसेस ये हैं कि उसके पास कौन सा वाला होगा? होमोजाइगस। क्योंकि अगर उसके एक भी शॉर्ट होता तो कहीं ना कहीं तो दिखता, पर कहीं पे भी उसकी जनरेशंस में या उसके आने वाली पिछले जाने वाली जनरेशन में वो कहीं पे भी शॉर्ट नहीं था। तो ही चोज ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट। ये वाली वजह से ऐसा हुआ। ये वाली बात समझ में आई? यस और नो? ठीक है, तो इस वजह से वो होमोजाइगस उसने लिया और हेट्रोजाइगस नहीं। तो एक और चीज सुनो, अगर मैं बोलूं कि एक प्लांट है विद राउंड सीड, ठीक है, तो एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, प्लांट विद राउंड सीड, प्लांट विद राउंड सीड, कैन यू डिवाइस अ क्रॉस टू टेल whether it is capital R or capital R small r। मतलब एक राउंड सीड्स वाला प्लांट है, वो पी प्लांट है तुम्हारे पास। अब ये बताओ, ये पी प्लांट में तुम ये वाला कैपिटल आर है या कैपिटल आर स्मॉल है? तुम कहीं से कोई और पी प्लांट ला सकते हो, कोई भी क्रॉस करा सकते हो, पर तुम्हें पता लगाना है कि ये जो राउंड सीड वाला प्लांट है वो कैपिटल आर है या कैपिटल आर स्मॉल आर। तो क्या क्रॉस होने वाला है, कोई बताना चाहेगा, एक्सप्लेन कर सकता है? शॉर्ट के साथ, हाँ। क्रॉस किसके साथ करें? किसके? इसको इसके साथ? करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, ये एक क्रॉस है, दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। इसे क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस कैसे करते हैं? अब हमारे को पता है कि ये जो प्लांट है ये राउंड सीड देता है। क्या सीड देता है? राउंड। अब या तो इसके दो ऑप्शन हैं, या तो ये कैपिटल आर हो या फिर ये कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर तुम्हें आइडेंटिफाई करना हो कि वो प्लांट कौन सा है तो तुम उसको क्रॉस कराते हो विद अनदर क्रॉस विद स्मॉल आर। तो इस केस में ये वाला प्लांट होगा तो कुछ अलग रिजल्ट आएंगे, ये वाला प्लांट होगा तो कुछ अलग रिजल्ट आएंगे। फॉर एग्जाम्पल
अगर ये ऑप्शन 1 वाला क्रॉस होता है, ये ऑप्शन 1 और ये ऑप्शन 2, ठीक है, एक ऑप्शन 1 है एक ऑप्शन 2 है, दो ऑप्शन है हो सकती है इसकी, यही बोला है ना, पता लगाओ। तो अगर हम ऑप्शन 1 वाला क्रॉस देखेंगे तो वो कुछ ऐसा होगा, कैपिटल R विद स्मॉल r स्मॉल। तो उसकी सारी जनरेशंस ऑल राउंड आएगी, जैसे यहाँ पे क्या आई थी, ऑल टॉल, याद रहेगी, यस और नो। ऑन द अदर हैंड अगर ये वाला प्लांट होगा तो इसकी जनरेशंस इसके साथ कुछ ऐसी आएंगी, 50% राउंड और 50% रिंकल आएगी। तो इससे पता चल जाएगा कि वो कौन सा प्लांट है। तो ऐसे क्रॉस को तुम होमवर्क में करके रखोगे, ठीक है, क्लियर ये पॉइंट। नेक्स्ट क्लास तक ये क्वेश्चन और ये सारे नोट्स मुझे चाहिए, वीडियो मैं तुम्हें सुबह तक भेज दूंगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा